नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सिरसा के अलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने नामांकन भर दिया है। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जिला अध्यक्ष आदित्य देवीलाल और अन्य लोग मौजूद रहे। उपचुनाव में टिकट देने पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने बीजेपी हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे समाजसेवी कार्यों को सरकार से जुड़कर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले की जनता कांडा परिवार पर भरोसा करती है और वे सबके दुख में काम आते हैं। उधर भिवानी के पहाड़ी गांव में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहाड़ी माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना कर लोगों की खुशहाली की कामना की। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के वेश में कुछ लोग भाईचारा और सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। प्रयास अब सारी जिम्मेदारी क्षेत्रवासियों को सौंप दी है। प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आज पहाड़ी माता की पूजा अर्चना कर प्रदेश व देशवासियों की समृद्धि की कामना की। इस मौके पर एक किसान पंचायत का भी आयोजन किया गया और उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि किसानों के नाम पर कुछ लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन पिछले 10 महीने से न केवल पुलिस के हाथ बांधे हुए हैं बल्कि आम जन भी इस पूरे मामले को लेकर पूरी तरह से आहत है। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस के जवानों के हाथ तो इस कदर बांध दिए गए हैं जिस तरह से कश्मीर में कांग्रेस के द्वारा सेना के हाथ बांध दिए गए थे कि सेना कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अब किसानों के पाले में गेंद डाल दी गई है। किसान और हलके के निवासी अब इस बात को तय करेंगे कि वो हलके में आए या ना आए। उनका कहना था कि जहाँ भी जाते हैं तो कुछ चुनिंदा लोग ही किसानों के नाम पर विरोध जताते हैं। ऐसे में लोग तय करेंगे कि आखिर वो अब इलाके के लोगों के विकास के लिए काम करें, इलाके में जाएं अथवा ना जाएं। उन्होंने कहा कि 500 करोड़ से रुपए की ज़्यादा की राशि को मंजूर किया गया है और ये राशि बाजरा उत्पादक किसानों के खाते में सीधी डाल दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा देश का वो राज्य है जहां पर पूरी तरह से किसानों के हित में तमाम योजनाएं लागू की जा रही हैं। बहरहाल उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वो अब इस तरह से किसानों के नाम पर रोड जाम करने वाले लोगों से निपटने के लिए कदम उठाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका काम लोगों को पसंद नहीं है, हल्के के लोगों को उनकी बात गवारा नहीं है, तो वो रिज़ाइन साइन करके दे सकते हैं, वो सरकार के पास खुद भिजवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर वही लोग आगे आ रहे हैं जिन लोगों ने इलाके का पानी रोका था, जिन लोगों ने इलाके की नौकरियां मारी थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा। हरियाणा कांग्रेस के विधायकों ने स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लेकर शिकायत दी है। उन्हें विधानसभा में उनके हिस्से का समय बोलने को नहीं दिया जाता, जिस पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सभी विधायकों को नियम संगत समय दिया जाता है। कांग्रेस के विधायकों का समय उनके नेता प्रतिपक्ष ज्यादा बोलकर खत्म कर देते हैं। बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को शिकायत दी है कि उन्हें सदन में बोलने का मौका मिलना चाहिए। कांग्रेस के नए विधायक नीरज शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को खत लिखा। उन्होंने सदन में बोलने का मौका नहीं मिलता, ये उस खत में लिखा। नीरज शर्मा के साथ कांग्रेस के 12 विधायकों ने भी इसी तरह की शिकायत रखी है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भी माना कि कांग्रेस विधायकों का खत उन्हें मिला है, लेकिन सदन में विपक्ष के विधायकों को कौन बोलेगा कौन नहीं, इसकी लिस्ट खुद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ही देते हैं। उन्होंने कहा कि नए विधायकों ने अपनी जो बात उनके सामने रखी है, सदन में वो इस पर जरूर विचार करेंगे। ठीक है, लगभग 12-13 जो विधायक हैं उन्होंने लिखित रूप से ये कहा है कि हमें जो बोलने का समय है वो कम मिलता है और हमें बोलने का अवसर जो है वो पूरा प्रदान किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप नेता प्रतिपक्ष को चाहे जितना भी मर्जी समय दें, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके अलावा सभी सदस्य बराबर हैं। उनका ये कहना है कि जो नेता प्रतिपक्ष के अलावा जो कांग्रेस के विधायक हैं वो सब समान हैं, उनको सबको समय जो है वो मिलना चाहिए, और विशेष तौर पर जो नए चुने विधायक हैं। इसलिए उनका ये कहना है कि सबको समान समय दिया जाए और जो नए चुने विधायक हैं उनको भी
उतना ही समय मिले जितना दूसरे विधायकों को, अपोजिशन के विधायकों को मिलता है। किसानों के विरोध के बावजूद कुरुक्षेत्र के थानेसर से बीजेपी विधायक सुभाष सुधा ने थानेसर अनाज मंडी का दौरा किया और धान बिक्री का जायजा लिया। विधायक ने कहा कि मंडी में कोई समस्या नहीं है, किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि उनकी किसानों मंडी एसोसिएशन और राइस मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई है। सबने बताया कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुरुग्राम के 2 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। देवीलाल स्टेडियम में बने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1650 एलपीएम है, जो कि हरियाणा का सबसे बड़ा ऑक्सीजन प्लांट है। गुरुग्राम से संवाददाता संजय राठौड़ की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही देश भर में करीबन 161 जो ऑक्सीजन प्लांट है उसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया और गुरुग्राम में भी ऐसे 2 प्लांट का इनॉग्रेशन किया है। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, जहां पर एक ऑक्सीजन प्लांट का जो है आज वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया, जो कि सब हरियाणा का सबसे बड़ा प्लांट है जिसकी क्षमता है 1650। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से गुरुग्राम में दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन की काफ़ी कमी नज़र आई थी, उसके बाद आज गुरुग्राम में 2 प्लांट आज खुले हैं। कि गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल गुरुग्राम 10 की मैं बात करूं और दूसरा ताऊ देवीलाल स्टेडियम की, जिसका आज विधिवत रूप से उसका इनॉग्रेशन कर दिया। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि 1650 एलपीएम का जो ये प्लांट है ये लगाया गया है और वो पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा प्लांट है, जिससे कि आने वाले समय में गुरुग्राम के आसपास के लोगों को जो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मार झेलनी पड़ी थी, लेकिन इन प्लांटों के बाद आप गुरुग्राम के आसपास के एरिया में जो लोग हैं उनको आसानी से जो है ऑक्सीजन मिल सकेगी। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौड़, इंडिया न्यूज़। अंबाला नगर निगम एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार निगम में अंबाला के पूर्व मेयर रमेश मल और एमई विपिन बूरा के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। दोनों के बीच हुआ विवाद गाली गलौज और हाथापाई तक जा पहुंचा। पूर्व मेयर के आरोप हैं कि एक अतिक्रमण के मुद्दे को लेकर वो बीते कई दिनों से एमी को फोन कर रहे थे, लेकिन एमी उनका फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसे में जब निगम जाकर उन्होंने एमी से बात की तो एमी ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे और उनसे बुरा बर्ताव करने पर उतारू हो गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक जा पहुंची। एमी पर आरोप लगाते हुए पूर्व मेयर ने बताया कि इस झड़प में उनके कपड़े भी फाड़े गए। फिलहाल पूर्व मेयर ने पुलिस को शिकायत सौंपी है। मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस भी हरकत में आ गई और पुलिस ने पूर्व मेयर की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के अंतर्गत निगम के एमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने एमी से मिलकर शिकायत पर डीटीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो बात यह है कि ये टेलीफोन ही किसी का भी उठाता, मेरा तो क्या आम पब्लिक का तो क्या मेरा भी टेलीफोन नहीं उठाता जी। तो मामला एक एक्रोचमेंट का था। आज से 3 महीने पहले इसने उसको नोटिस दिया था कि ये 7 दिन में आप अपनी एक्रोचमेंट तोड़ लो, नहीं तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जबकि मेरा उस एक्रोचमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को किसी आदमी ने दिया जी, ये एक नोटिस दिया है इसने। चलो मैंने बात नहीं करी। फिर 15-20 दिन बाद मैंने इससे पूछा कि विपिन आपने एक नोटिस दे रखा है किसी को भी 7 दिन के अंदर एक्रोचमेंट अगर आपने हटाते तो मैं तोड़ दूंगा, तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी। कहता जी मैं दूसरा नोटिस दे के तो पुलिस प्रोटेक्शन लेके इसको तोड़ दूंगा। मैं क्या वहाँ पुलिस प्रोटेक्शन की कोई लोड़ नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है कोई भी, तो आप उसको तोड़ो। चलो बात आई गई हो गई, बीच में मैं इसको तोड़ दूंगा। इन बिटवीन बीच इसकी उसके साथ सेटिंग हो गई, इसने पैसे का लेन देन कर लिया। अभी मैं 2-4 दिन पहले उधर से गीता नगरी से निकला तो वहाँ दीवार खड़ी हुई थी। मैंने देखा ये तो बड़ी गलत बात है। तो मैंने इसको कल दोपहर में टेलीफोन किया, टेलीफोन नहीं उठाया इसने। फिर मैंने शाम का फ़ोन किया, टेलीफोन नहीं उठाया इसने। तो जब मैं गया अपने बेटे के साथ तो मैंने इसको पूछा कि भाई विपिन तूने फ़ोन नहीं उठाया मेरा। मैंने गर्म लहजे से पूछा कि तूने फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मेरे को गुस्सा तो था कि ये अगर मेयर का टेलीफोन नहीं उठा रहा तो फिर किसका टेलीफोन उठाएगा। तो इसने टेलीफोन उठा के ऐसे मारा कि ये मेरा पर्सनल फ़ोन है, मैं उठाऊँ ना उठाऊँ मेरी मर्जी है,
मेरा सरकारी फ़ोन नहीं, आपने जिसके पास शिकायत करनी है कर लो। आपका तो चूड़े मरोगा, काम ही ये है कि आप बूथा उठा के आप निगम में चले आते हो। मैं क्या विपिन, ये तो क्या बात कह रहा है? मैं 5 साल निगम में रहूँ, 5 साल मैंने निगम में चलाई है, ये तो बात बहुत बड़ी गलत बात कह रहा है। मैंने उसको अलर्ट भी किया मगर वो नहीं हटा, वो हाथापाई के ऊपर उतराया, उसने मेरे कपड़े भी पाड़ दिए। एज ए मेयर, अगर मेयर के ऊपर कोई हाथ उठाएगा वो भी मेरे ऊपर हाथ उठाएगा वो भी सहन कर लूँ, और बदतमीजी करेगा वो भी सहन कर लूँ। जब बात जाति सूचक के ऊपर आती है तो वो बर्दाश्त से बाहर होती है, मैं वो सहन नहीं कर पाया। कल की घटना है, माड़ा के जो कमिश्नर उसके मेयर थे, पुराने मेयर थे, वो ऑफिस में किसी काम से आए थे। वहाँ पे उनकी एक्शन या जो एमई था उसके साथ किसी बात को लेके लड़ाई हुई, जिस संबंध में हमने जो रमेश मल जी हैं उनकी कंप्लेंट पे अभियोग अंकित किया है, और जो बूरा जी ने भी जो कंप्लेंट दी है उस पर हमने DDR की है, और उस पर भी जो कानून सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पराली जलाने वालों को सबक सिखाने के लिए सोनीपत प्रशासन और कृषि विभाग ने इस बार कमर कस ली है। प्रशासन ने इसके लिए 4 टीमें गठित की हैं। अगर कोई भी पराली जलाता हुआ मिला तो उसके खिलाफ 30 मिनट के अंदर मामला दर्ज किया जाएगा। सोनीपत का रेड, येलो, ग्रीन जोन में बांटा गया है, और सैटेलाइट से जहां आसमान पर फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी, तो वहीं फसल अवशेष में आग लगने की घटना की बहस 30 मिनट के अंदर जमीन स्तर पर तैयार की गई टीमें घटना की रिपोर्ट करेंगी। यही नहीं, आरोपी के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाएगा। दरअसल खरीफ सीजन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फसलों की कटाई का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में फसलों के बचे अवशेष को लोग जला देते हैं, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसको लेकर जागरूकता अभियान के लिए मोबाइल वैन को गांव-गांव भेजा जा रहा है, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके। फतेहाबाद में किसानों ने खराब फसल के मुआवजे को लेकर अनाज मंडी में पंचायत की, और उसके बाद नारेबाजी करते हुए किसान फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंच गए। यहां पर किसान नेताओं के द्वारा किसानों को संबोधित भी किया गया। किसानों का कहना था कि उनकी भी बेमौसमी बारिश के कारण खराब हुई फसलों का मुआवजा तुरंत दिया जाए, वहीं पराली की समस्या का भी समाधान किया जाए। धान का सीजन सिर पर आ गया है, और अगर पराली की समस्या का प्रशासन कोई समाधान नहीं करता तो किसानों को मजबूरन पराली में आग लगानी पड़ेगी। किसानों ने कहा कि वो प्रशासन को 7 दिन का समय देते हैं। अगर 7 दिन में पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो पराली में आग लगाने को मजबूर होंगे। पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत गुरुवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से फसल अवशेष प्रबंधन करने के लिए जागरूकता वैन चलाई गई। कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त कृष्ण कुमार ने वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अवसर पर अतिरिक्त कृषि निदेशक RS सोलंकी, उप कृषि निदेशक महावीर सिंह, कुलदीप सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। देखिएगा, मेरी पलवल ज़िले के किसानों से अपील है कि जो धान की फसल के जो अवशेष है इनको मिट्टी में मिलाकर भूमि का उपजाऊपन बढ़ाएं, अथवा इनकी बेल गांठे बना के इसको बाहर निकालें, और इसमें आग बिल्कुल भी ना लगाएं, क्योंकि इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है, और इसके जान माल की हानि का अंदेशा बना रहता है। तो किसान भाइयों से मेरा अनुरोध रहेगा कि वो किसी भी प्रकार से इसका प्रबंधन करें, चाहे वो इन सीटू करे या एक्सीटू करे, लेकिन आग बिल्कुल भी ना लगाएं। क्योंकि ये पराली जो जलाते हैं अभी किसान पहले ज़्यादा जलाते, जब कम हो गया है, कृषि विभाग ने मेहनत की है, तो हमारे जो कृषि विभाग की जो स्कीम है इसके लिए भाई ना जलाएं, क्योंकि जलाने से आपको पता है कि इससे कितना नुकसान होता है। एक तो ज़मीन की उर्वरता शक्ति जो है ना वो खराब होती है, और एक जो है ना पोल्यूशन जो है ना अपना वातावरण दूषित होता है। दोनों दो तरफ से इसमें नुकसान है। तो अब उसमें ये पब्लिसिटी का एक मीन है जो आप ये पूछ रहे हैं ना, ये बैन, तो ये तो पब्लिसिटी का और बहुत सारे मीन्स हैं, मेथड्स हैं, जैसे रेडियो टॉक होगी, रेडियो बजाएंगे, हम वहाँ टॉक करेंगे, और जो है जैसे गांव में किसानों को हमारे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं वो बताते हैं, या पंपलेंट छपवाते हैं, या होर्डिंग्स लगवाते हैं, या तो ये उनमें से एक मुख्य जो है ना पब्लिसिटी का ये है, ताकि अपने किसानों को इसकी जानकारी हो। और धान की खेती हुई है उसके बाद जो फसल अवशेष है उसको जलाया ना जाए। एरिया NCR में आता है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ 2 गांव रेड जोन में है, 16 गांव येलो जोन में है। हरियाणा सरकार
विभाग के दिशा निर्देशानुसार हमने यंत्रों का वितरण किया है। 3.25 करोड़ रुपए की सब्सिडी हम देने वाले हैं। चरखी दादरी में दूषित जलभराव को लेकर शहरवासी परेशान हैं। गुस्साए वार्ड नंबर 13, 14 और 17 के लोगों ने नेशनल हाईवे 148B पर जाम लगा दिया। चरखी दादरी दूषित जलभराव को लेकर शहरवासी परेशान हैं और ऐसे में लोगों का गुस्सा हाईवे पर जाम लगाकर फूटा। लंबे अरसे से जल भराव की समस्या से परेशान चरखी दादरी शहर के 13, 14, 15 नंबर वार्ड के वासियों ने नेशनल हाईवे संख्या 148B को जाम कर दिया। इस वजह से वाहनों की दोनों ओर लंबी लंबी कतारें लग गई। दरअसल इन क्षेत्रवासियों का कहना था कि अरसे से जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिस वजह से उन्हें भारी परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है। इस कारण न केवल बीमारियां फैलने का अंदेशा बना हुआ बल्कि बदबूदार आलम में उनको रहना पड़ता है। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन जाम खोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जब तक समस्या का निदान नहीं होता है तब तक इसी तरह से वो सड़क मार्ग को जाम रखेंगे। दादरी कोटपुतली सड़क मार्ग को जाम करने के बाद जब पुलिस के अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने जाम खुलवाया। बहरहाल कॉलोनी वासियों ने और इन तीनों वार्डों के क्षेत्र के लोगों ने साफ तौर पर अल्टीमेटम दिया है कि अगर उनकी समस्या का स्थायी निदान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में इसी तरह से नेशनल हाईवे को फिर से जाम किया जाएगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की वजह से सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। एक तरफ जहां टमाटर बढ़ती महंगाई की वजह से और ज्यादा लाल होता दिख रहा, तो वहीं शिमला मिर्च, बीन्स, तोरई जैसी सब्जियां भी महंगी हो रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने की वजह से महंगाई चरम पर है और दिवाली से पहले ही लोगों का दिवाला निकलना शुरू हो चुका है। और हम एक सब्जी की दुकान पर खड़े हैं, चूंकि सब्जी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे क्या वजह है, पेट्रोल डीजल ही वजह है या कोई और वजह है, बात भी करेंगे। ये साफ तौर से आप देख सकते हैं कि सब्जी तमाम यहाँ हैं, लेकिन जो ग्राहक हैं ग्राहक नहीं हैं, बहुत कम ग्राहक पहुँच रहे हैं। इसकी पीछे वजह यही बताई जा रही है कि सब्जी लगातार महंगी होती जा रही है। दुकानदार हैं गौरव, उनसे बात भी कर लेते। गौरव, सब्जी की लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, अभी जिक्र कर रहे थे, कौन कौन सी सब्जियां जो महंगी हो गई हैं? जी, शिमला मिर्च है, पहले 70-80 रुपए किलो आती थी, अब मंडी से 100 रुपए किलो आ रही है। अच्छा। और बीन्स है, ये भी रेट बढ़ गया, डबल रेट हो गया लगभग। और 50-40 से नीचे कोई सब्जियां है ही नहीं है। सब्जियां तो आप मंडी में जाओ बहुत सारी सब्जियां, पर ये जो बीच में लोग होते हैं वो महंगा कर देते हैं। किसान तो बेचारा नॉर्मली रेटों पर देता है। बीच वाले कौन, मतलब जो वहाँ से लेते हैं ठेकेदार होते हैं बीच में, जो वहाँ पर आप जो आढ़ती हैं वहाँ उनकी बात होते हैं। हाँ, आढ़ती होते हैं, मासाखोर होते हैं, वो बढ़ा देते हैं रेट। वो जो बीच के दलाल हैं इनकी वजह से महंगी सब्जी हो रही है। लगभग 20% तो यही महंगा कर देते हैं। ये जो कौन सी कोई सब्जी का नाम बताइए जो किसानों से इस रेट पे चली हो वहाँ से? तोरी देख लो, तोरी किसान किसने नॉर्मल 20-15 रुपए किलो मुश्किल से दे रहा होगा किसान। और यहाँ पे आते आते 40-50 हो जाती है। और अगर हरी मिर्च की बात करें तो हरी मिर्च अभी देख लो, कल की न्यूज़ देखो, उसमें 5 रुपए किलो बोली लगी है किसानों की। अब यहाँ तक पहुँचते 40-50-60 हो जाती है वो। बिल्कुल निश्चित तौर से देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं कि जो बीच के आढ़ती हैं या जो दलाली कर रहे हैं, मासाखोर हैं, उनकी वजह से भी जो तमाम जो सब्जियां हैं उनके दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वजह पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते भाव हैं, तो दूसरी तरफ जो बीच के आढ़ती हैं उनकी वजह से भी सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं। और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि जिस तरह से अब त्योहारी सीजन शुरू हुए हैं तो ऐसे में महंगाई चरम पर दिखाई दे रही है साफ तौर से। और सब्जियों के, ना केवल सब्जियों के बल्कि दाल, आटा, तेल, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की रसोई के लिए चाहिए होती हैं, लेकिन उनमें सब में अब महंगाई बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो फिलहाल 22 जिले 22 खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।